अभी हम करने जा रहे हैं पार्ट बी का पीआरटी के लिए 7/3/22 को, यानी कि 7 मार्च को 2022 वाला पेपर का करने जा रहे हैं। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे इंपॉर्टेंट, उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, गोलबर्ग ने हमारे लेवल 3 दे रखे हैं, जिसमें हमारा लेवल 1 है, लेवल 2 है एंड लेवल 3 है। तो ये 4 से 10 होता है, ये 10 से 13 साल तक होता है, और ये 13 से अबव वाले सारे लेवल 3 में आते हैं। इसको पूर्व परंपरारिक भी बोलते हैं, इसको पारस्परिक भी बोलते हैं, इसको पश्च उत्तर पारस्परिक भी बोलते हैं। इनके इंग्लिश नाम हमारे इसमें ही लिखे हुए हैं। और फिर इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है यहाँ पर दिया गया है। तो जो हमारा उसमें पूछा गया है यहाँ पर, इसका आंसर इसमें आ जाता है। लेवल 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो जो हमारे रूल्स वगैरह है वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा नागरिक जो भी हमारे उस तो क्वेश्चन ये था, कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो परंपरागत हमारा सेकंड चरण है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है लेवल 2 में पारंपरिक के बारे में पूछा, और इसी में आता है हमारा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। तो उसका सही ऑप्शन है ए। और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो फर्स्ट इसमें बच्चों पर उन खेलों के खेलने के लिए दबाव डालना जो उनके लिए उपयुक्त माने जाते हैं, और सेकंड है उन्हें विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खिलाना। तो इसमें खतरनाक हो सकता है, यानी कि नेगेटिव पूछा है, तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा ओनली ये कि दबाव नहीं डालना बच्चे पे। तो इसमें नेगेटिव पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, केवल 1, इसका ये नेगेटिव है। तो और ये विशेष रूप से स्वास्थ्य भोजन खिलाना, ये तो अच्छा पॉइंट है हमारा। और यहाँ से हमारा मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में वह स्मृति है, कौन सी वह स्मृति है जो परिचित दिनचर्या का लेख तैयार करती है। परिचित दिनचर्या यानी कि डेली मेमोरी जो हमारी डे बाय डे बनती रहती है। तो इसमें हमारा सिर्फ हो जाएगा हमारी जेनरिक मेमोरी, और अवशिष्ट मेमोरी नहीं है कोई ख़राब बात, तो इसमें है ही नहीं मेमोरी वाली। एपिसोडिक मेमोरी यानी कि कुछ हमारे पहले वाले हैं, कुछ एपिसोड हमारे माइंड में चलते रहते कि जब मेरी नौकरी लगी थी मेरे को कैसा अच्छा लगा था, जब मैं वहाँ घूमने गया था कैसे लगा था। घटनापरक स्मृति यह भी नहीं है। तो इसमें हमारे क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है परिचित दिनचर्या, तो ये जेनरिक मेमोरी एक स्पेशल मतलब कि नॉर्मल मेमोरी है। तो इसमें कि सिर्फ आंसर हो जाएगा ओनली बी, यानी को बी आंसर हो जाएगा, केवल ये सही है। सो इसमें शरीर की छवि के बारे में चिंता अर्थात डैश के दौरान किस का रूप कैसे तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे ओल्ड एज में हमारा होता ही नहीं है, वृद्धावस्था में भी हमारे कोई टेंशन नहीं होते, सबसे ज़्यादा हमारी होती है किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन केवल ए सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो किशोरावस्था की थोड़ी सी बात कर लें। किशोरावस्था की जो एडोलेसेंस हमारी एज होती है 13 से 18 ईयर की होती है, और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी 1904 में, एडोलोसेंस, और ये अवस्था होती है ना बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य काल यानी कि बीच का जो समय होता है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। और जो हमारी एडोलोसेंस है, मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। एडोलोसेंस का मीनिंग होता है मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना। और जीवन का संधिकाल संक्रमण काल भी कहते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका नाम। और टीनेज भी कहते हैं इसको, और एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, तूफान तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। और ये स्टैनली हॉल ने हमारी इसको कहा था तनाव एंड तूफान की अवस्था। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा। सो ये हमारा बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व डैश है। एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट क्या है, यानी एक्सपेरिमेंट नई नई तरीकों को दिखाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है क्रिएटिव, रचनात्मक। इसको आगे देखते हैं। तो जो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने चापी है, यानी कि ये वाली थ्योरी दी है, जिसमें हमारे 3 भागों में बांटा है, विश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक, संदर्भात्मक, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। तो इसमें हमारा कॉम्पोनेंटियल आ जाता है, इसमें हमारी एक्सपेरिमेंटल वो आ जाती है, और इसमें कॉन्टेक्चुअल जो होती है, इसमें क्या आ जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन को वो ढूंढना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन करना,
एंड इसमें कम अप विद न्यू आइडियाज़, नई थिंकिंग वाला आ जाता है। तो नई थिंकिंग, अनुभव, एक्सपेरिमेंटल से ही पूछा है तो उसका आंसर ये है। और इसमें क्या आ जाता है, एबिलिटी टू एडोप्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में चेंजिंग वगैरह को देखना। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, यानी कि क्या मात्रात्मक, यानी कि ऐसे पहले ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा क्रमबद्धता। मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तु को व्यवस्थित करना क्या आ जाएगा, इसका क्रमबद्धता। अगनात्मक में हमारे एग्जाम्पल्स वगैरह आते हैं। संक्रामक अनुभव में हमारे ट्रांजिस्टिव इन्फेरियर में हमारे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ये इस टाइप का आ जाता है। और वर्ग समावेशन में क्रमबद्धता वाला ये हो गया। वर्ग समावेशन में इंक्लूजन में कि एक क्लासरूम में मतलब एक फ्लावर, उसमें रेड फ्लावर भी आएंगे, पिंक फ्लावर, यानी कि सबको समावेश करके चलना। क्या हुआ, इसमें पूछा खेल के संदर्भ में स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें गलत हमें बताना है। समय के साथ बच्चों को वह करने की स्वतंत्र किया जाना चाहिए जो वह करना चाहते हैं। सही बात है, बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। वो जो करना चाहते हैं, वट एवर ही वांट्स टू डू, उसको वो फ्रीडम होनी चाहिए। और इसमें है खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को ये खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। तो खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, तो नहीं, ये तो थोड़ा इनकवरेज द टीमिड चिल्ड्रन वो नॉट प्लेइंग, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र प्रदान करना, जब बच्चे अपने आक्रामक और विनाशकारी विवेकों को बाहर निकालता है। यस, जब भी वो बच्चा ऐसे अपने नेगेटिव इमोशंस को शो कर रहे हैं तो उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। डोंट, बच्चों से ना बोले कि क्या करे और क्या ना करे, यानी इतना भी परमिशन नहीं देना चाहिए। बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए खेलने के, उसमें उन्हें जो पसंद है वो वही खेलेंगे। तो इसमें है खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों के खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, तो प्रोत्साहित नहीं, वो बच्चे खुद ही कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अप्रगति यानी कोग्निटिव एडवांस के अंतर्गत आता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाने में मदद। केंद्रीकरण नहीं, बच्चा एक ही उसमें हो जाएगा, नहीं, विकेंद्रीकरण होना चाहिए यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा। प्रतीकों का, सिंबल्स का उपयोग करना, यस ये हो सकता है। मस्तिष्क का सिद्धांत हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके सामने वैसी चीज़ें। तो इसमें थी एक पैम्बिला ल्यूबिक, जिसका हम आगे एक ELPS एक सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि ये प्रेरित थी ब्रूनर से। और उन्होंने 3 स्टेजेस दी है बच्चों की, इनेटिक, आइकोनिक और सिम्बॉलिक, जिसको हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही बताने, मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सहभागी समूह आमतौर पर सभी लड़कियों या सभी लड़के होते हैं। हाँ, सहभागी समूह वही दोनों आपस में दोस्त वगैरह बनते हैं। और ये क्या है, मध्य बाल्यावस्था में लड़कियों लड़कों की तुलना में अधिक परिपक्व होती है। हाँ, लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है वो तेज़ी से होता है। तो इसमें से हमारा भी सही आ जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। मध्य बाल्यावस्था जो हमारी होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने के समय डैश दुश्चिंता का एक रूप ले सकते हैं। बच्चों से बचने के लिए वह कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। हाँ, जब मतलब कि जो बच्चा चाइल्डहुड होता है, हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसे माँ से दूर जाने में, मतलब कि माँ चली ना जाए तो वो माँ के पास रहता है, माँ 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 करता रहता है। तो इसमें ये कौन सा है, घबराहट विकार तो नहीं हो सकता है, ये हमारा ये वाला भी नहीं आएगा। सांस्कृतिक, इसमें तो बच्चों को कुछ में नहीं होता है। सामाजिक, उनका अभी विकास, मतलब कि अभी वो बाहर ही नहीं निकले हैं। पारंपरिक, मम्मा घर में ही रहते हैं, तो क्या है, वियोगज आ जाएगा हमारा, सेपरेशन, दूर जाने से डरता है। तो सेपरेशन की, मम्मा नहीं चली जाए या जो उनका पास का है वो ना कहीं चला जाए, तो इसमें आएगा वियोगज, सेपरेशन दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है। यानी कि बच्चा अगर माँ से दूर होता है तो उसे सेपरेशन का डर होता है, ये दुश्चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया वो इस बॉली थ्योरी ऑफ अटैचमेंट की थ्योरी दी है बॉटलीज ने। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो इसमें 3 स्टेजेस में बांटा है, प्री अटैचमेंट और एसोसिएट, पूर्व संबंध अवस्था, इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, संबंध निर्माण अवस्था, स्पेसिफिक और डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, स्पष्ट संबंध अवस्था, मल्टीपल अटैचमेंट, पारस्परिक संबंध का निर्माण। तो इसकी जो हमारी एज होती है, जो हमारी बर्थ से हमारा जो बच्चा 6 वीक तक, यानी कि इसमें बच्चे को कुछ भी, बेबी नो पर्टिकुलर अटैचमेंट टू स्पेसिफिक पर्सन एंड
विद ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमंस, यानी बच्चे को कोई भी गोदी उठा ले, उसको नहीं पता होता, बस वो उसको गोदी उठा के खिलाते रहे, मतलब आराम से उसे अच्छा फील हो, तो वो ऐसे अटैचमेंट नहीं होती किसी से। 6 से 7 वीक में बेबी शोज़ प्रेफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब कि बच्चा मतलब कि मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, मम्मा मम्मा से दूर ले जाओ तो मम्मा मम्मा करता रहता है, तो यहाँ पे उसके संबंध निर्माण हो ले सकते हैं। और जो हमारी स्पष्ट संबंध अवस्था है 7 से 18 महीने तक की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना लगता है दादी से, एंड थोड़ा सा सेपरेशन का भी डर उसे आने लगता है। एंड मल्टीपल अटैचमेंट में हमारा 6 से 24 मंथ, मतलब कि इसमें पूरा ही ग्रोइंग बॉन्ड्स विद अदर्स और केयर गिविंग वो रेगुलरली स्पेंड टाइम, यानी बच्चे के साथ जो भी टाइम वगैरह बिताता है उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, उसके साथ वो रहना पसंद करता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए पुनरावर्ती असामाजिक कार्य, बर्बरता, बलात्कार आदि किस विकार के अंतर्गत आते हैं? अवसाद, मतलब डिप्रेशन तो नहीं है, कोई चीज़ एक सोच के बैठे उसमें डिप्रेशन होना है। कंडक्टिव डिसऑर्डर, आचरण, हाँ ये वाला इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि ये उसके व्यवहार में है, कंडक्टिव डिसऑर्डर है। ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, विरोधात्मक आज्ञाकारी व्यवस्था, ये वाला होगा नहीं। और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, इसमें होगा कि ये कोई काम कर लिया है और बार बार वही काम कर रहा है, मैंने नल का बंद किया या नहीं किया, घर में गैस तो नहीं चालू रह गई, तो ये OCD है। पता है अपोजिशनल एक सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, उसे पता है गलत है, फिर भी वो कर रहे हैं। लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुड़िया किस प्रकार की रूढ़िवाद धारणा को दर्शाता है? तो ये एक सांस्कृतिक रूढ़िवादी नहीं, कल्चरल को भी नहीं, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टेरियोटाइप नहीं दिखाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप, यस जेंडर स्टेरियोटाइप दिखाता है, और ये सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। और रेशियल स्टेरियोटाइप, नस्ल या रूढ़िवाद भी इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेंडर स्टेरियोटाइप। हमारा आगे का क्वेश्चन ये सेंट्रल एक्सिक्यूटिव वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड है। बैडले मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी के ऊपर दिया है, तो इसको समझाया गया। तो यही है, बैडले के मॉडल में डैश कार्यशील स्मृति, यानी कि हमारी जो है वर्किंग मेमोरी का एक तत्व है जो सूचना के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है, प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। तो ये स्पाइनल कोर्ड से भी हमारा दिया, मेडुला से भी, मज्जा से भी, सेरेबल अनुमस्तिष्क से भी नहीं है। तो ये क्या है हमारा सेंट्रल एक्सिक्यूटिव, केंद्रीय प्रवर्तक, जो अभी हमने देखा। सो हमारा ये क्वेश्चन, हमारा कौन सा कथन सही है? निद्रास्फीति का स्मरण 2 दिनों तक बना रहता है, लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव का संकेत देते हैं। तो इसमें से ये हमारा होमवर्क है जो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।